तो दोस्तों आज है तारीख 2 अक्टूबर, गांधी जयंती और दशहरा और फाइनली 2025 की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी या कहें दी मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1 सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो चुकी है। मतलब ये फिल्म ऐसी फिल्म थी कि 2021 में आई थी तो इसने लोगों के होश खड़े कर दिए थे और भाई लोग इसका इंतजार कर रहे थे इतने सालों से, क्योंकि जब किसी फिल्म का पहला पार्ट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके सेकंड पार्ट से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है हम लोगों को और हम लोग ये सोचते हैं कि क्या ये फिल्म डिलीवर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो भाई मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बात बताऊंगा कि क्या ये फिल्म डिलीवर कर पाई है कि नहीं कर पाई है। तो देखते रहिए ये वाला वीडियो। ईश्वर यहाँ आए थे क्या? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कांतारा चैप्टर 1 के प्लॉट की। तो भाई इस फिल्म का प्लॉट कुछ ऐसा है कि फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पे कांतारा द लेजेंड खत्म हुई थी और कांतारा फिल्म का जो मेन कैरेक्टर शिवा था उसका यंगर वर्जन हम लोगों को स्क्रीन पे दिखाया जाता है एग्जैक्टली ट्रेलर की भांति कि वो पूछता है कि उसके पापा यहीं से क्यों गायब हुए। और भाई यहीं से फिल्म फ्लैशबैक में जाती है हजारों साल पहले और हमको एक नई कहानी बताई जाती है और वही पूरी कहानी इस फिल्म का प्लॉट है और पूरी फिल्म है। तो हजारों साल पहले वाली कहानी का प्लॉट कुछ ऐसा है, एक राजा होता है और एक जंगल होता है जिसको कांतारा कहते हैं। कांतारा में कांतारा वाले रहते हैं और उसमें कुछ दैविक शक्तियां भी हैं, उसमें कुछ आदिवासी ट्राइब भी हैं जो उन शक्तियों पे कब्जा जमाना चाहते हैं। और कांतारा और राजा के बीच भाई एक अंडरस्टूड डील है कि राजा के घर में बहुत सालों पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि राजा कांतारा में नहीं जाते हैं और कांतारा वालों के लिए अंडरस्टूड बात है कि भाई कोई जंगल के उस पार नहीं जाएगा। भाई यहाँ की डायनेमिक्स तब पलटते हैं जब गुलशन दवैया का जो कैरेक्टर है जिसका नाम कुलशेखर है वो नया राजा बनता है और भाई उसको उन बातों पे एकदम भरोसा नहीं है कि कांतारा में ब्रह्म राक्षस रहता है या देवी शक्तियां रहती हैं। और भाई वो बहुत ही ज्यादा पियक्कड़ और लापरवाह किस्म का राजा है, उसको किसी की भी नहीं पड़ी है। तो भाई वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ देता है और वो जंगल में फाइनली एंट्री करता है। और भाई यहीं पे बहुत सारी चीजें ट्विस्ट हैं, टर्न है और यही इस कहानी का मोटा मोटी प्लॉट है कि इसके आगे क्या होता है, जंगल में जाने के बाद क्या होता है, जंगल से आने के बाद क्या होता है और उसमें दैवों का क्या रोल है, दैव उसमें कैसे एग्जिस्ट करते हैं। यही सारी इस कहानी का बेसिक प्लॉट है। तो भाई इसके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने के सीक्वेंस में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो भाई मैंने फिल्म हिंदी डबिंग में देखी है तो भाई मैं इस फिल्म के सिर्फ हिंदी वाले वर्जन की क्रिटिसिज्म करूंगा और बाकी वर्जनों के बारे में मैं नहीं जानता हूं। तो भाई जो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा इस फिल्म का, और हो सकता है कि अलग अलग लोगों के ओपिनियन अलग अलग भी हो इस बारे में, इस फिल्म की हिंदी डबिंग में जिस तरीके के भाषा का चुनाव हुआ है। भाषा से चुनाव का मेरा तात्पर्य है उन शब्दों से जो कि वर्तमान समय में या मॉडर्न टाइम में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पांडु, ढक्कन, बंटर, बहन के टट्टे जैसे शब्द जो कि आज के हजारों साल पहले शायद एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो मुझे लगता है कि फिल्म के मेकर्स को हिंदी डबिंग में इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि भाई इस तरीके के शब्द हिंदी डबिंग में ना इस्तेमाल करें, जो कि मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि ओरिजिनल कन्नड़ा लैंग्वेज में ये दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनके पास उनके लोकल शब्द होंगे जो कि उस समय यूज किए जाते होंगे या जिससे वो फेमिलियर हों। और तो और कहीं कहीं ऐसे ऐसे सीरियस सीक्वेंसेस चल रहे होते हैं जहां वार सीक्वेंस चल रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं वहां पे इसी तरीके के डबल मीनिंग जोक्स। लेकिन मैं इसका जो दूसरा पक्ष देख रहा हूं कि 90% ऑडियंस इन सारी चीजों से बॉदर नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरे भी थिएटर में 80% लोग इन सब चीजों पे हंस ही रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म का जो स्टैंडर्ड है और इंडियन सिनेमा में जो माइलस्टोन ये फिल्म होने वाली है उसमें इस तरीके की चीजें थोड़ी थोड़ी मतलब चुभेंगी भविष्य। इस फिल्म के बारे में जो दूसरा मेरा नेगेटिव पॉइंट है वो भी हो सकता है कि कई लोगों के रिसेप्शन मिक्स्ड भी रहे इस बारे में। जो गुलशन दवैया का कैरेक्टर चॉइस है वो मुझे थोड़ा यूनिक, इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी शायद हो गई, क्योंकि गुलशन दवैया से जिस तरीके की एक्टिंग और जो करवा सकते थे उनके कैरेक्टर को थोड़ा कॉमिकल बना के वहां से भी लाफ्टर जनरेट करने की कोशिश की गई है, जो कि मुझे लगा कि शायद गुलशन दवैया का जो पोटेंशियल है उसके साथ शायद थोड़ा सा खिलवाड़ हुआ है। मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर को थोड़ा सा कॉमिकल होने के साथ साथ थोड़ा सा सोशियोपैथ और थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेड दिखाने की कोशिश करने वाले थे ये लोग, लेकिन शायद उस चीज में उतना सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन मैं बताऊंगा कि गुलशन दवैया ने वाकई में उनको जितना भी काम मिला है उसकी भूमिका बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से अदा की है। ऐसा नहीं कि गुलशन दवैया में कोई कमी है, मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर लिखा ही ऐसा गया, उस कैरेक्टर की चॉइस ऐसी थी। ऋषभ शेट्टी शायद उसको ऐसा दिखाना चाहते थे या हो सकता है मैं ज्यादा सोच रहा हूं। और जो इस फिल्म का तीसरा नेगेटिव पॉइंट है जो कि इस फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट भी होगा, इसका बीएफएक्स। भाई थ्रू आउट द फिल्म इस फिल्म का बीएफएक्स इतना ज्यादा अच्छा है और जितना भी बीएफएक्स शॉट है इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज किया गया है। लेकिन वो टाइट बजट 125 करोड़ का शायद 25-30 करोड़ पे और खर्च होते तो जो क्लाइमैक्स में जो क्रीचर दिखाया गया है परफेक्टली पॉलिश लगता। मुझे पर्सनली क्लाइमैक्स वाले सीक्वेंस में थोड़ा सा ग्लिची लगा, मुझे लगा कि थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। लेकिन भाई ये बीएफएक्स वाला पॉइंट इस फिल्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी आएगा, क्योंकि 125 करोड़ के बजट में ये फिल्म जो अचीव करती है, अगर
बॉलीवुड में किसी भी डायरेक्टर को 700-800 करोड़ का भी बजट दिया गया होता तो इस तरीके का टेक्निकल ब्रिलियंस शायद ही अचीव हो पाता। तो भाई इस फिल्म के प्लॉट पे बात हो गई, इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट पे बात हो गई, अब बात करेंगे इस फिल्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। तो भाई पिछले कुछ सालों में इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसी फिल्में आई जिन्होंने एक फ्रेंचाइज खड़ा करने का दावा किया और ऐसी ऐसी बातें बताई भाई। 3 घंटे की फिल्म 600-700 करोड़ के बजट में, 400-500 करोड़ के बजट में बनाई और भाई फिल्म के शुरुआती 1.5-2 घंटे सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड बिल्डिंग के नाम पे और क्लाइमैक्स सेटअप करने के नाम पे, दूसरी फिल्म को सेटअप करने के नाम पे वेस्ट किया। तो भाई उन फिल्मों के लिए एक माइलस्टोन है कि आप लोग देखिए कि वर्ल्ड बिल्डिंग किसे कहते हैं। भाई कांतारा फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है ऋषभ शेट्टी ने सिर्फ और सिर्फ इसमें वर्ल्ड बिल्डिंग की है और मैं आप लोगों को बता दूं कि वो इसमें इतना ज्यादा डीप गए हैं, आप पर्सनली जानेंगे कि वहां के राजा की क्या कहानी है, कांतारा की क्या कहानी है और उसमें रहने वाले ट्राइब की क्या कहानी है और उनके पूरे कल्चर से आप लोग परिचित होंगे। वहां का जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, जियोग्राफिकल डायनेमिक्स है, उससे आप लोग परिचित होंगे और आप लोगों को 1.5 घंटे की जो डीप डाइव मिलेगी वर्ल्ड बिल्डिंग के नाम पे, आप लोगों को उस दुनिया से प्यार हो जाएगा। भाई लिटरली मेरे साथ के कुछ दोस्त मेरे गए थे और कह रहे थे कि अगर ये फिल्म 2-3 घंटे और चलती तो 2-3 घंटे और बैठे रहते। इस फिल्म में वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी ज्यादा कमाल की गई है और भाई वर्ल्ड बिल्डिंग के नाम पे टाइम पास नहीं किया गया है। भाई 1.5-2 घंटे इतना ज्यादा मजा आता है। जो फिल्म का फर्स्ट हाफ है पूरा इसी में गया है और मैं बता दूं वो पूरा का पूरा पैसा वसूल है। इस फिल्म के बारे में जो दूसरी सबसे पॉजिटिव चीज है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर अरविंद यश कश्यप हैं और भाई इस फिल्म को जिस तरीके से शूट किया गया है, इस फिल्म में मोस्टली प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हैं क्योंकि ये फिल्म पूरी की पूरी असली जंगल में शूट हुई है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस फिल्म का एक एक सीन एक पेंटिंग की तरह है। पूरी फिल्म इतने सुंदर तरीके से शूट हुई है कि आप देखेंगे और उसकी दुनिया में खो जाएंगे, आपको वहां से लौटने का मन तो नहीं करेगा, ये मेरा दावा। इस फिल्म में गुलशन देवैया ने राजा कुलशेखर की भूमिका निभाई है, जयराम उनके पिता बने हैं जो कि बड़े राजा हैं और इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा अच्छी भूमिका निभाई है। लेकिन एक नाम जो मैं स्पेशली शाउट आउट करना चाहूंगा अलॉन्ग विद ऋषभ शेट्टी, रुक्मणी वसंत एज राजकुमारी कनकवती। जो पहली वाली कांतारा मूवी थी उस फिल्म में विमेंस के पोर्ट्रेल पे बड़ा सवाल उठाया गया था कि भाई वो कैरेक्टर सही से नहीं लिखा गया और जो विमेंस के कैरेक्टर थे वो सिर्फ एक ही वजह से फिल्म में एग्जिस्ट करते थे जिसको तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन भाई कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1 2025 वाली फिल्म में ऐसी कोई भी गलती नहीं की गई है और रुक्मणी वसंत का जो कैरेक्टर है वो पूरे स्क्रीन प्ले के लिए, पूरी कहानी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है। और भाई उन्होंने जो अपना रोल प्ले किया है इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से, इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट भूमिका निभाई है रुक्मणी वसंत ने और इस पूरी कहानी में उनका जो किरदार है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसमें भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भाई तो रुक्मणी वसंत ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। और भाई जो अगला इस फिल्म का पॉजिटिव एस्पेक्ट है भाई उस पर अगर बात नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि फिल्म के बारे में ही नहीं बात की। भाई इस फिल्म का म्यूजिक दिया है अजनीश लोकनाथ ने। पहली फिल्म की तरह इक्वली ही इस फिल्म का म्यूजिक भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और पहली फिल्म की तरह ही इस फिल्म का जो म्यूजिक है वो भी मैं जानता हूं कि एंथम बनने वाला है एक तरीके से। और भाई इतना ज्यादा अच्छा म्यूजिक दिया है, जो वार सीक्वेंसेस चलते हैं या जो देव के अपीयरेंस है, स्पॉइलर हो गया क्या? नहीं, वो तो आप लोगों को पता ही है। हाँ तो जो वार सीक्वेंसेस हैं, जो देव के अपीयरेंस है, वहां पे जो म्यूजिक बजता है बैकग्राउंड में। और भाई इस फिल्म का जो हिंदी वाला वर्जन है उसमें जो दिलजीत दोसांझ वाला गाना था मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्केप्टिक था, लेकिन वो जब रिलीज हुआ और जब सिनेमा हॉल में भी बजता है तो भाई प्योर गूज़बम्स आ जाते हैं। और जब वार सीक्वेंस वगैरह चल रहे होते हैं तब जो गाना बजता है वो भाई उस एक्सपीरियंस को इतना ज्यादा एलिवेट कर देता है क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा म्यूजिक डिजाइन किया है अजनीश लोकनाथ ने। तो भाई अजनीश लोकनाथ की अलग से इस फिल्म में तारीफ बनती है, तो हैट्स ऑफ टू हिम। मैं आप लोगों को बता दूं भाई कि इस फिल्म में जो वार सीक्वेंसेस हैं उसमें जो इतनी ज्यादा फाइन डिटेलिंग है, मतलब एक बहुत बड़े स्क्रीन पे अगर वार हो रही है तो आप ऐसा नहीं देखेंगे कि हाँ भाई एक्टिंग चल रही है तो पीछे वाला एक्टर एवं ही भाई एक्टिंग कर रहा है, तलवार चला रहा है, ऐसा नहीं है भाई। इस फिल्म में एक एक फ्रेम में कोई भी दिख रहा है तो एक्टिंग करता हुआ नहीं दिख रहा है। वार सीक्वेंसेस में अगर वहां तक लड़ाई हो रही है भाई तो एकदम प्रॉपर लग रहा है कि वार ही हो रहा है। फाइन डिटेल्स की बात करें भाई तो मैं बात करूंगा इस फिल्म के सेट डिजाइन की, मतलब कि उस जमाने की जो राजा महाराजा वाली रॉयल्टी दिखाई है इन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा बड़ा महल खड़ा कर दिया या बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसा आउट ऑफ नोवेयर से लाके खड़ा कर दिया कि बहुत बड़े बड़े महल हैं, बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, ऐसा नहीं है। उस जमाने में भी जैसा हो सकता था बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड अप्रोच रहा है उस रॉयल्टी को दिखाने के लिए, पूरे सीक्वेंसेस को, मतलब उस जमाने के हिसाब से वो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड है प्रेजेंट
टाइम में कि भाई राजा लोग ऐसे होते हैं, नहीं भाई उन्होंने एकदम उस तरीके से डिजाइन किया है कि उस जमाने में राजा लोग कैसे होते रहे होंगे। और भाई वो बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड अप्रोच पे गए हैं। ये बात भाई मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। और भाई ये फिल्म का बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है ऑडियंस को कनेक्ट करने के। मतलब आप लोगों ने हिस्ट्री बुक्स में जो पढ़ा होगा कि उस समय जो भारत का व्यापार था, भारत मसालों का देश था, भारत में मसालों का व्यापार होता था, वो सारी चीजें जो वस्तु विनिमय व्यापार है, वो सारी चीजें बहुत फाइन डिटेल के साथ फर्स्ट हाफ में दिखाई गई हैं। और यही सारी चीजें इस फिल्म के वर्ल्ड से प्यार करने पे मजबूर कर देती हैं हम लोगों को। और भाई जो फाइनल पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जिनका नाम मैंने जान के इस वीडियो में अभी तक नहीं लिया, क्योंकि मैं फाइनली इनके बारे में बात करना चाहता था, भाई ऋषभ शेट्टी, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, राइटर एंड डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी। भाई अगर ऋषभ शेट्टी प्रेजेंट टाइम में मेरे आंखों के सामने आ जाए भाई, तो मैं सच बता रहा हूं, आई एम नॉट एक्सेजरेटिंग इट भाई, मैं पांव छू लूंगा और मैं कम से कम आधे घंटे रोऊंगा। भाई ऋषभ शेट्टी क्या आदमी है यार। मतलब अकेले कोई ऐसे कैसे कर सकता है कि पूरी कहानी लिखना, डायरेक्ट करना, और इतनी डेडिकेशन किसी के अंदर कैसे हो सकती है। भाई मैं एक वीडियो बनाने में इतना आलस करने लगता हूँ। भाई इस आदमी ने जो सिनेमा बनाया है, मैं बता दूं भाई कि ये फिल्म भारत के सिनेमा के इतिहास में बहुत ज्यादा दिनों तक चर्चा में रहने वाली है। और मतलब ऋषभ शेट्टी को पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है। और भाई मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा इस फिल्म के बाद इस तरीके की फिल्मों का एक अलग तरीके का वेव आ जाए, तो भाई कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि भाई स्त्री 2 के बाद भी उस तरीके की फिल्मों का वेव आया। कांतारा चैप्टर 1 उस तरीके का काम नहीं कर पाई थी, हालांकि लोगों ने बहुत देखा था। लेकिन भाई अगर ये फिल्म 700-800 करोड़ या मतलब फिंगर क्रॉस्ड 1000 करोड़, मैं चाहता हूं फिल्म 1000 करोड़ क्रॉस कर जाए, तो भाई इस तरीके की फिल्मों का एक वेव आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। और जैसे यशस राजमौली ने रिवॉल्यूशन किया था बाहुबली 1 और 2 बना के, भाई कांतारा बना के ऋषभ शेट्टी ने वो काम कर दिया है। मैं मतलब ऋषभ शेट्टी की जितनी भी तारीफ करूं मैं, भाई कोई मतलब बन के भाई रिव्यू नहीं दे रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं कि ऋषभ शेट्टी ने क्या सिनेमा बनाया है। जितने भी निगेटिव एस्पेक्ट्स मैंने इस वीडियो में बात की है ना भाई, वो मतलब वही है कि चावल में बाल निकालने वाली बात है। इस फिल्म में भर भर के इतने ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि आप वो सारी चीजें भाई देखोगे ही नहीं। और मैं क्या ही बोलूं यार, मेरे पास आई एम आउट ऑफ वर्ड्स भाई, मैं मतलब कुछ भी नहीं बोल सकता उस फिल्म के बारे में। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि आप लोगों को फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, भाई अगर आप ये फिल्म हिट नहीं होती ना तो डूब के मर जाओ भाई सब लोग, कसम से बता रहा हूं। इतनी ज्यादा अच्छी फिल्म है, आप सभी को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को जरूर सिनेमा हॉल में जाके देखना चाहिए। और भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा भाई आज, भाई बस हो गया। तो भाई जो पहली वाली कांतारा फिल्म थी उसका भी मैंने रिव्यू किया था, और पहली ऐसी फिल्म थी जिसका मैंने रिव्यू किया था इस चैनल का, वो पहला वीडियो था। तो भाई उसको जितना प्यार दिया है उसके 10-20 गुना ज्यादा प्यार अगर मिल जाए तो अच्छा है। वैसे भी मेरे वीडियोस को पता नहीं क्या हो गया है, छोड़ो। पर भाई थोड़ी बहुत भी अच्छी या पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली हो आप लोगों को तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना दोस्त। तो भाई बाय बाय।